के हम नाम से जानते हैं कुवर्ग, चुवर्ग, तुवर्ग, तुवर्ग और कुवर्ग, ये वर्ग हो गए। अब इसमें क्या कहा जाता है कि ये किसी वर्ग की बात करेंगे तो हम इसको वर्ग इसलिए यहाँ पर हम जानना इसलिए नितांत आवश्यक समझ रहे हैं क्योंकि जब आगे हम संधि पढ़ेंगे तो संधि पढ़ेंगे या प्रत्याहार पढ़ेंगे तो वहां पर अगर कु की बात करी जा रही है, चू की बात करी जा रही है, टू का बात करी जा रही है, टू की बात करी जा रही है, टू की बात करी जा रही है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि कु कैसे हो रहा है। इसी के बाद जैसे हम संधि में पढ़ेंगे कोई सूत्र होता है स्टोर सुना इशू, तो तू का तो कैसे हो रहा है, तो इसलिए हम पहले ये समझ लें कि तू का मतलब हो रहा है का वर्ग, टू का मतलब हो रहा है का वर्ग, पावर की यानी कु की बात करें तो केवल कु की यानी पा की बात नहीं कर रहे हैं, पा पा बा भा मा इन पांचों वर्णों की बात कर रहे हैं। अब हम साथ में देखते हैं कि इनमें कितने अल्पप्राण हैं, कितने महाप्राण हैं और कितने क्या हैं घोष हैं, कितने अघोष हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्पप्राण कौन से हैं। तो हम अल्पप्राणों की सूची एक तैयार करते हैं, एक बॉक्स में बंद करते हैं अल्पप्राणों को। तो क्या हो जाएगा, पहला वर्ण, फिर तीसरा वर्ण और फिर क्या होगा आपका पांचवा। ये क्या है अल्पप्राण, ये क्या है अल्पप्राण। इनको हम क्या कह सकते हैं अल्पप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण। अब फिर वही बात आ रही कि प्राण, तो प्राण का मतलब होता है वायु, प्राण का अर्थ क्या हो जाएगा वायु, और अल्प का मतलब थोड़ा, अल्प का क्या हो जाएगा कम या थोड़ा, और प्राण का अर्थ हो जाएगा वायु। ऐसे वर्णों के उच्चारण करने पर जब मुख विवर से कम वायु निकले तब हम उन्हें क्या कहते हैं अल्पप्राण। समझ में। अब फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो काम है इसके क्या अतिरिक्त भी अल्पप्राण के कौन और कुछ भी वर्ण होंगे, तो इसके लिए कहा गया हम एक अपने सूत्र सरलता के लिए लिख सकते हैं 135 प्लस यणो अंतस्था, यणो अंतस्था, ये क्या होते हैं अल्पप्राण होते हैं। ये इसका सूत्र हो जाएगा हमारा अल्पप्राण, क्या है अल्पप्राण। तो अल्पप्राण, अब तो यहाँ तक तो 135 का मतलब क्या हुआ, 135 का मतलब हुआ कि 1 का मतलब हुआ पहला वर्ण, 3 का मतलब हुआ तीसरा वर्ण और 5 का मतलब हुआ पहला वर्ण। तो इसलिए हमें एक सूत्र के रूप में हमें याद रखना है 135। तो 135 जब याद रखेंगे तो इसका मतलब होता है कि पहला तीसरा पांचवा, लेकिन पहला तीसरा पांचवा होंगे कहां से, का से लेकर के केवल मां तक की वर्णन की जा रही है या इनकी वार्ता की जा रही है। साथ में क्या कहा यणो अंतस्था, जो अंतस्थ व्यंजन होंगे वो भी क्या होंगे अल्पप्राण होंगे। कभी कभी एग्जाम में परीक्षा में ये हमें थोड़ा भ्रमित कर देता है और कहता है निम्न में अल्पप्राण है, निम्न में अल्पप्राण है, तो उसमें क्या करता महाप्राण के सारे शब्द दे देता है और उसमें एक वर्ण दे देता है, जैसे खा दे दिया, खा दे दिया, खा दे दिया और झा दे दिया और साथ में दे दिया या। तो कहा इसमें कि अब बताओ अल्पप्राण कौन सा है, तो उसमें तो हम देखते हैं कि पहला तीसरा पांचवा वर्ण तो कोई मिल ही नहीं रहा, तो इसलिए विकल्प गलत नहीं, विकल्प गलत नहीं है, कंडीशन ये है हमारे समझने में। तो ये हम ध्यान देंगे कि 135 के साथ हमारा यणो अंतस्थ, यण का मतलब क्या होता है एक प्रत्याहार है, यण क्या है प्रत्याहार है, और अंतस्थ व्यंजन जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आएंगे वो भी अल्पप्राण में भी होंगे। तो अल्पप्राण में अभी हम लोगों ने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन में 4 व्यंजन हैं या र ल व, वो भी क्या होंगे अल्पप्राण होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले तीसरे पांचवें वर्ण और अंतस्थ व्यंजन ये अल्पप्राण की श्रेणी में आएंगे। अब सब थोड़ा सा फिर बात करते हैं कि इसमें की जो दो बच गए हैं, इसमें की जो दो बॉक्स या जो दो खाने बच गए या कह सकते हैं कि इस पर हम लिख देते हैं दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ठीक है। इसको एक बॉक्स हमारा डिजाइन में बना दिया जाए। जो इस डिजाइन में बने हैं ये क्या है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों
हो जाएंगे महाप्राण। क्या हो जाएंगे? महाप्राण होंगे। क्या? महाप्राण। तो महाप्राण का मतलब क्या होता है? ये दोनों हमारे क्या होंगे? महाप्राण। तो अभी जैसे हम लोगों ने बात की कि भाई अल्पप्राण क्या होते हैं, तो जहां पर थोड़ी वायु विवर्त के द्वारा बाहर निकलती है वो अल्पप्राण। लेकिन अब महाप्राण, महा मतलब ज्यादा, बहुत अधिक, तो जहां पर हम जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर्त से अधिक वायु निकले वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण। तो महाप्राण के लिए हमारे पास एक इसी तरह का एक छोटा सा सूत्र है कि हम दूसरा और चौथा यानी 24। अब इतने से तो काम चलने वाला नहीं था कि भाई इसमें यणो अंतस्था था, यणो अंतस्था था, तब मिलकर क्या प्राण बना। तो 24 के साथ भी तो कुछ जुड़ेगा। 24 के साथ हमारा हो जाएगा शल ऊष्माण। क्या हो जाएगा? शल ऊष्माण। अब शल क्या है? प्रत्याहार है। ऊष्माण यानी आपने पहले ही अध्ययन इसका कर लिया। ऊष्माण का मतलब ऊष्म व्यंजन। जो ऊष्म व्यंजन होंगे वे होंगे क्या? महाप्राण होंगे। वे क्या हो जाएंगे? महाप्राण। कौन कौन से होंगे? पहले इसमें का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, और साथ में शल ऊष्माण में इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? श, श, श और आ। ये इतने क्या हो जाएंगे? महाप्राण। तो महाप्राण और अल्पप्राण ये हमारे टेट, सुपर टेट, पीजीटी, पीजीटी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। निम्न में अल्पप्राण कौन सा है, निम्न में महाप्राण कौन सा है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ये अब इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसमें घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो घोष वर्ण क्या है और अघोष वर्ण क्या है? ठीक, तो सबसे पहले इतना तो हमारे समझ में आ ही गया, वर्ण क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, और क्या है कि इनके साथ कौन कौन से अन्य यानी व्यंजन जुड़े हुए हैं। इनके साथ अंतस्थ व्यंजन जुड़े हुए हैं और इनके साथ ऊष्म व्यंजन जुड़े हुए हैं। ठीक, अब थोड़ा सा देखते हैं कि इनके साथ कौन कौन सा हमारा हो रहा है, अघोष और सघोष। इसको इरेज कर दिया जाए। अघोष क्या है और सघोष क्या है? अघोष वर्ण और सघोष वर्ण का इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण क्या है, तो देखते हैं थोड़ा सा अघोष और सघोष। तो देखेंगे अघोष क्या होते हैं और सघोष क्या होते हैं। तो अब सबसे पहले हम अगर हम इनकी प्रत्याहार से अगर हम बात करेंगे तो एक महान पाणिनि ने एक सूत्र दिया, खरो विवारः श्वासः अघोषः च। क्या सूत्र दिया? खरो विवारः। क्या? खरो विवारः, खरो विवारः। अब बात करते हैं, लिख लिया जाए पूरा सूत्र। खरो विवारः श्वासः, विवारः खरो विवारः श्वासः अघोषः च। खरो विवारः श्वासः अघोषः, अघोषः च। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं खरो विवारः श्वासः अघोषः च। तो खर क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई ऐसा हम लोगों ने कल सूत्र एक पढ़ा था जिसमें खा रहा था, तो खा का मतलब होगा दूसरा। खा पढ़ा कर हम देखते हैं तो खा का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा। तो दूसरा और खर, खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ जाएंगे? तो हम सूत्र याद हमको है खप छठत चतुर्थ कपय सससर हल। ठीक है, तो हल की हम बात ही नहीं करेंगे, सससर तक हमारा काम चल जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? इसमें जो अघोष वर्ण होंगे वे क्या हो जाएंगे? पहले और दूसरे
पहले और दूसरे जो वर्ण होंगे ये होंगे क्या, ये आपके हो जाएंगे अपघोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपघोष हो जाएंगे। ठीक, पहला दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा, अपघोष हो जाएगा। और साथ में हमारा फिर क्या बचता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो बच रहा है, ये जो बच रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, घोष वर्ण। घोष वर्ण। और घोष को कहीं कहीं पर क्या मिलता है, सघोष मिलता है। क्या मिल जाता है, सघोष वर्ण। ठीक है, तो अब इसमें अपघोष के लिए सूत्र क्या दिया, खरो विवारा श्वासा अपघोषा चक्र प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आ रहे हैं, विवारा श्वासा अपघोषा च, जो विवार से उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इनको क्या कह सकते हैं, अपघोष वर्ण। क्या हो जाएगा, अपघोष वर्ण। फिर हमारा क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा हमारा कि घोष वर्ण कौन कौन से हो रहे हैं, तो घोष वर्ण के लिए क्या बताया गया, हशः। तो क्या हो जाएगा, अब हम इसमें देखते हैं कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा हो जाएगा हसा सम्मारा नादा घोषा च। तो क्या है, हशः। इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, लिख देते हैं वर्ग में, क्या हो जाएगा, हशः संवारा नाद घोष। ठीक, तो ये हो जाएगा कि इसमें जो हस प्रत्याहार के अंतर्गत होंगे वो संवार होंगे, नादित होंगे और होंगे क्या, घोष होंगे। और इन वर्णों को हम सघोष वर्णों के नाम से भी जानते हैं। तो आज की कक्षा में यहीं तक, और जो अंतस्थ व्यंजन मिल रहे हैं उनका हम अगली कक्षा में